हेलो, आप लोग कैसे हैं? मुझे यह आशा और उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे और तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। अच्छा, एक बात आप लोगों से जानना चाहते हैं। किसी ने कहा भाई रात्रि कितने होते हैं? कोई बताएंगे रात्रि कितने होते हैं? चलिए, किसी ने कहा 2, लेकिन मुझे पता चला है कि कुल 10 रात्रि होते हैं। अब कहेगा कैसे? एक होता है शिवरात्रि और 9 होते हैं नवरात्रि। तो नवरात्रि और एक शिवरात्रि कुल मिला के कितने हैं? 10 रात्रि। ठीक है, चलिए, इसलिए बता दिया चुटकुला है एक ठो, क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है। तो आप लोग भी थोड़ा सा शिवरात्रि में मस्ती में आनंद लीजिए। और इसी आनंद के साथ हम लोग चलेंगे। आज हमारा जो टॉपिक्स हैं, यानी क्लास 10th जीव विज्ञान, चैप्टर नंबर 2 है श्वसन। श्वसन के जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, ऐसे तो हम क्वेश्चन को लिख भी देते हैं, फिर भी समझाते समय अच्छी तरह से समझा देते हैं ताकि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई ना रहे। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनिएगा। अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में विभेद यानी अंतर बताइए। सबसे पहले अवायवीय और वायवीय में क्या अंतर, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या लिखोगे बताओ तुम? तो सीधा लिखना, पहले अवायवीय और वायवीय श्वसन में निम्न अंतर है। क्या लिखोगे? बहुत अच्छा। अवायवीय और वायवीय श्वसन में निम्न अंतर हैं। नंबर 1, वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन अवायवीय कहलाता है। अब वायवीय में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। कोई दिक्कत? पहला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और दूसरा हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलिए, दूसरा अंतर, अवायवीय श्वसन की क्रिया जो होती है वो मूल रूप से कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दो अंतर समझ गए? तीसरा, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, इसमें बनते हैं इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, जबकि वायवीय श्वसन में बनते हैं ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्लियर? तो अब दोनों में स्पष्ट हो गया होगा कि क्या क्या अंतर है। कोई डाउट? फिर से एक नजर देख लेंगे। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे आंसर? तो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में निम्न अंतर है। ऑप्शन नंबर 1 देंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन अवायवीय श्वसन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2, अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तीसरा, अवायवीय श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण होता है। चौथा, अवायवीय श्वसन में इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन की क्रिया में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। आशा और उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलें क्या? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखिए। तो हमने आपको बताया था जब पढ़ाया था, जो हमारी पाइरुवेट हैं यानी समझिए ग्लूकोज, ग्लूकोज के विखंडन के कुल 3 चरण हमने बताया था। हमने कहा था कि ये मान लीजिए आपके पास क्या है, पाइरुवेट है। पहला चरण हमने बताया था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या कहा था? तब बना था इथेनॉल। हो गया। दूसरा हमने बताया था ऑक्सीजन की
आंशिक उपस्थिति में, आंशिक उपस्थिति में, तो ई में बना था लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, थोड़ा सा ऊर्जा भी मिला था। और तीसरा हमने बताया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमने बताया था कि CO2, जल और ऊर्जा। क्लियर है? ये 3 चरण हैं। इसी चरण को हमने बारी बारी से लिख भी दिया है, बस आप ऐसे ही लिख देंगे या हो सके तो ऐसे चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन के विभिन्न पथों की चर्चा करिए। तो भाई कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज जाते हैं, जो पाइरूवेट बनता है, उसके विखंडन के 3 चरण निम्न हैं। नंबर 1 है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसमें ग्लूकोज का विखंडन बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर, और बनता क्या है? तो इथेनॉल का निर्माण होता है। ये कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। दूसरा है ऑक्सीजन की आंशिक उपस्थिति में, मानी जब हल्का हल्का ऑक्सीजन हो तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और बनता है लैक्टिक अम्ल। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। तीसरा था ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में, जब पूरा पूरा ऑक्सीजन हो तो इसमें पूर्ण विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, और यह कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आशा रखें सब लोग समझ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सब समझ रहे हैं। भाई समझने के लिए समझाने वाले होने चाहिए, तो सब समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएंगे। तो चलते हैं मेरे भाई आगे। क्वेश्चन क्या है? स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना, श्वसन विधि का। अब स्थलीय कीट, कीट का मतलब समझ रहे हैं ना? जो है वही तिलचट्टा है, मधुमक्खियां हैं, इन्हीं की चर्चा कर रहा है आपसे, है ना? तो उनमें श्वसन तंत्र कैसा है? सबसे पहले तुम समझो कि कभी आपने देखा होगा कि आपके पास कोई तिलचट्टा हो, अगर वो मृत हो जाती है या किसी कारण से वो दबा जाती है, तो उसमें से रक्त नहीं निकलता है। हाँ, रक्त निकलता है, लेकिन उसका रंग होता है व्हाइट, उजला, दूध जैसा गाढ़ा होता है। ठीक है? अगर मान लीजिए कोई टिड्डा हो, वो अगर मर जाए तो उसमें रक्त नहीं है, यानी कहने का अर्थ है कि उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है? हीमोग्लोबिन। रक्त तो है, लेकिन हीमोग्लोबिन उनमें नहीं है। अब हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन का संवहन कौन करेगा भाई? जब श्वसन करने के लिए चाहिए उसको हीमोग्लोबिन, उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन है नहीं, तो फिर कैसे सांस लेंगे? तो ऐसी स्थिति में उसमें क्या रहता है? श्वसन अंग जो होते हैं उसको कहते हैं हम लोग ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। तो वही पूछ रहा है आपसे, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना। तो पहले रचना लिखेंगे, लिखेंगे स्थलीय कीटों में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, तो उनमें श्वसन करने के लिए शरीर के भीतर पतली, महीन, साखित, हवा भरी नली होती है। कैसी रहती है? पतली, महीन, साखित, हवा भरी नली होती है, जिसकी एक सिराएं नासा द्वार यानी शरीर के बाहरी हिस्से पर खुलती है, और दूसरी सिरा उसकी विभिन्न कोशिकाओं में खुलती है। ठीक है? ये तो हो गया उसकी संरचना। बस ज्यादा नहीं है, छोटी सी है, पतली पतली। देखिए उसके बॉडी, जैसे मान लीजिए एक टिड्डा, आपके ऐसा आपने एक टिड्डा देखा या कोई भी जंतु देखा, तो इसका ये जो नासा द्वार है ना यहाँ, तो इसके बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे शाखित अनेक संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है? इस सब कहाँ खुलेगा? सिरा पर, बाहरी सिरा पर। और यहाँ से ऑक्सीजन आया सीधे इस सिरा से कोशिका में, सिरा से कोशिका में, सिरा से कोशिका में। ठीक है? तो कैसी होती है? तो पतली, महीन, शाखित, हवा भरी नली होती है, जो शरीर के भीतर चारों तरफ फैली होती है। इसका एक सिरा कहाँ खुलता है? नासा द्वार पर, शरीर के बाहरी हिस्से पर, और दूसरी सिरा कोशिका में खुलती है। ऑक्सीजन युक्त वायु, ऑक्सीजन युक्त वायु इसके नासा द्वार से होते हुए कहां पहुंच जाती है? कोशिका में पहुंच जाती है। श्वसन की क्रिया के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह रह जाता है, और जो अवशेष बनता है वह पुनः नासिक ट्रैकिया द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो श्वसन की क्रिया भी संपन्न हो गई। कैसे करती है? वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा ट्रैकिया द्वारा सीधे उसकी कोशिका में पहुंच जाती है। श्वसन की क्रिया के बाद जो ऊर्जा बनता है वो ऊर्जा शरीर से, शरीर में रह जाता है, और जो अवशेष बनता है फिर ट्रैकिया द्वारा शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो
तो इतना समझ गए। फिर से एक नजर और देख लेते हैं। स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना, तो लिखेंगे स्थलीय कीटों में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, रक्त परिसंचरण नहीं है, इसलिए श्वसन के लिए पतली, महीन, साखित, हवा भरी नली होती है, जिसका एक सिरा नासा द्वार पर शरीर से बाहर खुलती है, दूसरी सिरा कोशिकाओं में खुलती है। हो गया। अब लिखेंगे श्वसन विधि। वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा वह लेती है, जो ट्रैकिया द्वारा सीधे उसकी कोशिका में पहुंच जाती है। श्वसन की क्रिया के बाद जो ऊर्जा बनती है कोशिका में रह जाती है, अवशेष फिर ट्रैकिया द्वारा नाक से बाहर छोड़ दिया जाता है। कोई डाउट? आशा है याद हो गया होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। अब आपसे पूछ रहा है मछली के श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि। अब मछली की जो श्वसन अंग है उनकी क्या क्या संरचना है, कैसे वो सांस लेती है, इनके बारे में। अब मछलियां तो आपने देखा ही होगा, ऐसे हमारी मछलियों की बॉडी होती है अक्सर, ठीक है, और यहाँ पर एक संरचना रहती है उसकी, इसको कहते हैं हम लोग गिल्स कोष्ठ, ठीक है। चलिए लिखेंगे मछलियों के श्वसन अंग गिल्स या गलफारा कहलाती है। पहले लिखेंगे हम लोग मछलियों के जो श्वसन अंग हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गिल्स या गलफारा। यह आंख के पीछे दोनों पार्श्व भागों में पाई जाती है, यानी आंख है, इसके पीछे शरीर के दोनों ओर पार्श्व भाग में, एक तरफ इधर से रहेगी एक तरफ इधर से रहेगी, है ना। या एक चपटी थैली में पाई जाती है, यानी वो एक थैली नुमा संरचना होती है, उस थैली के अंदर पाई जाती है, जिसे हम लोग गिल कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जैसे मछलियों में ना ये थैली ऐसे रहती है, इसी को कहते हैं हम लोग गिल कोष्ठ, और उसके ऊपर एक मजबूत सल्क से वो ढकी होती है, मजबूत सल्क से रहती है, क्या रहती है? ढकी रहती है। हो गया। जिसके भीतर, उसके भीतर अनेक सी क्या रहती है? गिल्स पट्टिका रहती है। इसके भीतर में अनेक लाल लाल ऐसे ऐसे करके पट्टिका रहती है, गिल्स पट्टिका कहते हैं, ठीक है। फिर समझते हैं। लिखेंगे मछलियों में श्वसन अंग गिल्स या गलफारा कहलाती है। यह आंख के पीछे मुख गुहा के दोनों पार्श्व भागों में पाई जाती है। यह एक चपटी थैली नुमा संरचना होती है, जिसके ऊपर मजबूत सल्क से वह ढकी होती। गिल्स कोष्ठ के भीतर अनेक लाल संरचनाएं होती है, जिसे गिल्स पट्टिका कहते। कोई दिक्कत? ये तो संरचना रही। अब श्वसन विधि, वो सांस कैसे लेती है। जब मछलियां ना अपना गिल्स खोलती है, जितनी पानी अट सकेगा उसमें, तो वो तालाब की पानी ना उसके गिल्स के भीतर चली जाती है। हो गया। और हम जानते हैं कि वह जल किसका बना होता है भाई? तो H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन जो है यही श्वसन की क्रिया में काम आती है। जैसे गिल्स कोष्ठ में जल जाती है, वह जल में घुली ऑक्सीजन को क्या कर लेती है? खींच लेती है। ये जो गिल्स पट्टिका है वह जल में घुली ऑक्सीजन को क्या कर लेती है? खींच लेती है, और उसको फिर कहां ले जाती है? अपने कोशिकाओं में, ठीक है। और जो बच गया ये हाइड्रोजन पुनः नाक द्वारा क्या कर दिया जाता है? उसको छोड़ दिया जाता है। कोई दिक्कत? इस तरह से श्वसन की क्रिया संपन्न होती रहती है, क्योंकि जल उसमें गया तो जल न टूट जाता है, जल अब रहा नहीं। गिल्स कोष्ठ के भीतर जाने के बाद जब जल रहा नहीं, जल क्या बन गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन वह अपने श्वसन में ले लिया, हाइड्रोजन को फिर से उसको छोड़ दिया। चलिए एक नजर फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। लिखना कैसे आपको अपने क्वेश्चन को? तो मछली में श्वसन अंग की संरचना लिखेंगे मछलियों में जो श्वसन अंग है उसे गिल्स या गलफारा कहते हैं। यह आंख के पीछे मुख गुहा के दोनों पार्श्व भागों में पाई जाती है। यह एक चपटी थैली नुमा संरचना होती है, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। यह एक मजबूत सल्क से ढकी होती है। गिल्स कोष्ठ के भीतर अनेक छोटी लाल संरचनाएं होती है, जिसे गिल पट्टिका कहते हैं। हो गया। अब लिखेंगे श्वसन विधि। जब मछलियां अपने गिल्स को खोलती है तो जल उसके भीतर चली जाती है और गिल्स पट्टिका से उसे बंद कर देती है, माने उसको क्या करती है? गिल्स को बंद कर देती है।
जल जैसे गिल्स में पहुंचती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग भागों में टूट जाती है। गिल पट्टिका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसे विभिन्न कोशिकाओं में भेज देती है, और जो हाइड्रोजन बच गया उसे नाक द्वारा बाहर छोड़ देती है। इस तरह श्वसन की क्रिया संपन्न होती चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुनते हैं। देखिए, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आकर्षक क्वेश्चन कहा आपने। कीटों में ऑक्सीजन सीधे उत्तक में क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन करिए। अभी अभी क्वेश्चन नंबर आपने 3 पढ़ा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, स्टाइल केवल अलग है, माने तरीका अलग है। स्टाइल का मतलब होता है तरीका, पूछने का सिस्टम अलग है। क्या कह रहा सुनो, कि ऑक्सीजन कीटों में सीधे उसके उत्तक में क्यों पहुंचाया जाता है। अभी हमने चर्चा किया था, ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन होता है भाई? हीमोग्लोबिन। यानी ऑक्सीजन वाहक है कौन? हीमोग्लोबिन। कभी कभी पूछता है ना, ऑक्सीजन वाहक किसे कहते हैं भाई? हीमोग्लोबिन। और कीट में हीमोग्लोबिन होता नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन जाए कैसे उसके बॉडी के अंदर में? ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट ट्रैकिया का निर्माण होता है। ट्रैक, ट्रैक माने समझ रहे ना, ट्रैक का मतलब होता है रेलवे पटरी। रेलवे पटरी डायरेक्ट, जहां जाना है डायरेक्ट, है ना। चलिए, ट्रैक का मतलब ये होता है। तो अब आपसे कह रहा है कि सीधे क्यों पहुंचाया जाता है, तो लिखेंगे कि जो स्थलीय कीट होते हैं उनमें ऑक्सीजन वाहक हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन को सीधे उसके कोशिका में पहुंचाया जाता है। कोई दिक्कत? फिर समझते हैं कैसे लिखेंगे। लिखेगा, स्थलीय कीटों में ऑक्सीजन वाहक हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, इसलिए ऑक्सीजन को सीधे उसकी कोशिका में पहुंचाया जाता है। इसे पहुंचाने के लिए उसके भीतर पतली शाखित हवा भरी नलिका होती है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। इसकी एक सिरा नासा द्वार पर खुलती है, जहां से सीधा ऑक्सीजन, और दूसरी सिरा कोशिका में खुलती है, तो हवा डायरेक्ट कोशिका में पहुंच जाती है। दैट्स ऑल, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे समझो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मनुष्य के श्वसनांगों की रचना का वर्णन। अब मनुष्य के जो श्वसन अंग है ना मेरे भाई, उसकी रचना पूछ रहा है, श्वसन क्रिया नहीं पूछ रहा है, आपसे रचना पूछ रहा है कि कैसे कैसे श्वसन होते हैं। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं चित्र के हिसाब से। ऐसे आपके पाठ्य पुस्तक में भी चित्र होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बातें नहीं करेंगे। देखिए, मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है, ये जो बाहर का भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग नासा द्वार। क्या कहते हैं उसको हम लोग? नासा द्वार। और नासा द्वार आगे जाने के बाद ना, ये यहाँ आ जाती है, इसको कहते हैं हम लोग लैरिक्स। क्या कहते हैं हम लोग? लैरिक्स। ठीक है, ये हमारा नासा द्वार है, ये नासिका पट्टी कहिए, नासिका पट्टी। और उसके बाद आगे का भाग जो है, ये हमारा क्या है? ग्रसनी है। और ये हमारा क्या हुआ? नासा द्वार। ये हमारा क्या है? लैरिक्स। लैरिक्स आगे जाती है, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैकिया। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैकिया या श्वास नली। और आगे जाने के बाद दो मांसल गुद्देदार संरचना होती है, इसको कहते हैं हम लोग फेफड़ा। ये चित्र है, एक छोटा मोटा चित्र है समझने के लिए, ऐसा नहीं कि हमने फुल्ली बनाया है। अब इसको समझ लेते हैं, इसी को, रचना को। हो गया हमारी रचना का वर्णन। श्वसन अंगों की रचना करना है, तो लिखिएगा, मनुष्य में श्वसन अंग में प्रमुख भाग है कौन कौन? तो नासा द्वार, नासिका बेसम, ग्रसनी, लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा। इतना लिख देंगे। फिर लिखेंगे, हमारे नाक में यानी कि बाहरी सिरा पर गोल दो दो छिद्र होते हैं, इसे नासा द्वार कहते हैं। इसके भीतर दो पट्टी होती है, इसको कहते हैं नासिका पट्टी। ठीक है ना, और नासिका बेसम। ठीक, आगे का भाग ग्रसनी कहलाती है। आगे का भाग क्या कहलाती है? ग्रसनी आगे जाकर लैरिक्स यानी स्वर यंत्र में खुलती है। स्वर यंत्र में खुलती है। स्वर यंत्र का जो अगला हिस्सा है, जो पतली महीन संरचना होती है, यानी नली जैसी संरचना होती है, इसको ट्रैकिया कहते हैं। ये नली है, चिपकी नहीं होती है। इसके ऊपर में हमने बताया था कि मजबूत सल्क हड्डी रहती है,
इसको हड्डी कह सकते हैं आप, क्योंकि कमजोर भी हड्डी नहीं है और मजबूत भी उतना नहीं है। ये हड्डी है लेकिन उतना मजबूत नहीं होता है। चलिए, तो ये ट्रैकिया कहलाती है। और आगे जाकर के दो मांसल गुद्देदार संरचना होती है जिसे हम लोग फेफड़ा कहते हैं। ये हमारा श्वसन अंग है। किसी को दिक्कत? चित्र के हिसाब से समझ गए होंगे। मनुष्य के श्वसन अंग निम्न है। नंबर 1 नासाद्वार, नासिका बेसम, ग्रसनी, लैरिक्स, ट्रैकिया, फेफड़ा। हो गया। अब लिखेंगे मनुष्य के नाक के बाहरी हिस्से पर दो गोल गोल छिद्र हैं, इसे नासिका द्वार कहते हैं, या नासिका द्वार ही लिखेंगे, नासिका द्वार है। उसके भीतर दो अलग अलग पार्ट हैं जिसे नासिका बेसम बेसम कहते हैं, और बीच में एक हड्डियां हैं जो दोनों को अलग अलग करती है, उसे नासिका पट्टी कहते हैं। ठीक है। आगे का भाग ग्रसनी कहलाता है जो नली जैसी संरचना है। यह नली लैरिक्स या स्वर यंत्र में खुलती है। स्वर यंत्र का जो अगला हिस्सा है, जो एक पतली नली जैसी संरचना होती है, जिसे हम लोग ट्रैकिया या श्वास नली कहते हैं। श्वास नली आगे जाकर के दो मांसल गुद्देदार संरचना से खुलती है, उसको कहते हैं हम लोग फेफड़ा। कोई दिक्कत? आशा और उम्मीद समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अब मनुष्य में श्वसन की क्रिया का वर्णन करना है कि कैसे मनुष्य श्वसन लेता है, यानी हम लोग जो सांस लेते हैं ना, वो कैसे सांस लेते हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से समझाना है। समझना थोड़ा सा। हम सामने खड़े हैं, एक मनुष्य हमें समझो। अब हम कैसे सांस लेते हैं समझो, कि जैसे हमने वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा हमने लिया, तो ये जैसे हमारे नाक में प्रवेश किया, तो हमने बताया था, समझाया था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हमारे नाक के साथ अंदर गई है। कुछ धूलकण भी अंदर गई है। तो नाक में छोटे छोटे बाल हैं, वो धूलकण को रोकने का काम करती है। इसके अलावे इसके भीतर में कुछ चिपचिपा द्रव है जिसको म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस गंदगी को अपने में चिपका लिए। ठीक है। अब वह ऑक्सीजन युक्त हवा कहाँ पहुंची? हमारी फेफड़ा में। यहाँ ग्रसनी, श्वास नली, इस सब का कोई काम नहीं है। उसका काम है सीधे ले जाकर के कहाँ छोड़ देना? उसको फेफड़ा में पहुंचाना। यह हमारा फेफड़ा है। फेफड़ा में जैसे ही हमारा हवा गया है, वहां पहले से हीमोग्लोबिन है, यानी रक्त का जो रंजक है वो हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है। ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया किया, बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाया? और उसको रक्त में मिलाकर विभिन्न कोशिकाओं में ले गया। वहां जाने के बाद वो टूट गया, ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग। ऑक्सीजन पहुंच गया कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के साथ इसका संग्रहण हुआ, यानी कि विखंडन हुआ। विखंडन होने के बाद यह बनाया ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा तो एटीपी के रूप में रह गया। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बना, हीमोग्लोबिन पहले से वहां बैठा हुआ था, झट से उसके साथ अभिक्रिया किया और बनाया कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सिल, यहां देखिए, यहां बनाया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कोशिका में बनाया कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। फिर उसको वापस ले आया रक्त द्वारा, कहां? फेफड़ा में। फेफड़ा में हीमोग्लोबिन टूट के अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ, और पहले से इधर से और गया हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड और गया हुआ था नाइट्रोजन, इस सब को हम लोग नाक द्वारा छोड़ दिए, तो श्वसन की क्रिया हो गई। तो इसमें कौन समझाने वाली बात है? तो धिया पुता वाला बात है। समझ गए कि नहीं समझ गए? किताब में तो ऐसा नहीं है लिखल होगा, एक तो गारंटी है। तो एक बार और देख लो, समझ जाओगे। तो कैसे लिखेंगे समझिएगा। लिखेंगे, जब मनुष्य सांस लेता है तो वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त हवा लेता है, वह नाक द्वारा हमारे फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसे रक्त से लेकर विभिन्न कोशिकाओं में ले जाता है। कोशिका में पहुंचते ही हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अब ऑक्सीजन
माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऊर्जा रह जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। वह रक्त द्वारा फिर वापस को फेफड़ा में लाता है। हीमोग्लोबिन टूटकर अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा द्वारा और बचे हुए नाइट्रोजन अन्य गैस को पुनः नाक से हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। यह पूरा संपन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं श्वसन क्रिया। किसी को दिक्कत? और एक मनुष्य याद रखेंगे, जो हमारा हृदय है कितना बार धड़कता है भाई 1 मिनट में बताओ, लेकिन सांस कितना बार लेता है? वो 26 बारी। यानी श्वसन की क्रिया कितनी बारी होती है 1 मिनट में? 26 बारी, ठीक है ना। या कोई जल्दी जल्दी भी सांस लेता है, कोई धीरे धीरे भी, कोई 17 बार भी लेता है, ठीक है ना। ये तो स्वस्थ होने की क्रिया पर निर्भर करती है। जैसे आप कभी दौड़ते होंगे या कठिन काम करते होंगे, लेकिन सामान्यतः लोग 17 बारी, 18 बारी, 20 बारी ऐसे करके सांस लेता है। जो रोगी होंगे वो 26 बार लेते हैं, ठीक है। देखिए ना सब, जैसे आप बैठे हुए हैं, श्वसन दर को माप कर देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितने बार लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है श्वसन और स्वाक्षोवास में क्या अंतर है। बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन है, कई बार आपने सीखा भी है इसको। तो आज एक बार लास्ट सीख लेते हैं, क्योंकि आज के बाद तो चैप्टर क्लोज हो जाएगी। तो फिर हम लोग अगले चैप्टर परिवहन में चलेंगे, तो फिर मिलेगा नहीं। तो जो भी खाना है आज ही खा लेते हैं, सबको खत्म कर देते हैं, है कि नहीं। देखिए ये मुस्कुरा रही है कि सर जी फिर खिलाएंगे पेड़ा उड़ा का भाई। अरे जरूर खाए खिलाएंगे, शांति रहो। चलिए, तो श्वसन और स्वाक्षोवास में क्या अंतर है भाई? तो निम्न अंतर है। क्या लिखेंगे? श्वसन और स्वाक्षोवास में निम्न अंतर है। नंबर 1, श्वसन। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि स्वाक्षोवास में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। किसी को डाउट? श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संपन्न, यानी कोशिका में संपन्न होती है, जबकि स्वाक्षोवास फेफड़ा में। श्वसन की क्रिया जटिल है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, जबकि स्वाक्षोवास सरल प्रक्रिया है। कोई दिक्कत? फिर से, श्वसन और स्वाक्षोवास में निम्न अंतर है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्वाक्षोवास में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। श्वसन की क्रिया कोशिका में संपन्न होती है, स्वाक्षोवास फेफड़ा में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया जटिल प्रक्रम है, जबकि स्वाक्षोवास एक सरल प्रक्रम है। किसी को डाउट? चलिए, उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे। अब आगे है मेरे भाई, अरे मक्खी बैठ जाता है ना तो थोड़ा बदमाशी कर देता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, कोशिकीय श्वसन का वर्णन, माने कोशिका में श्वसन कैसे होता है, इनकी बात की चर्चा कर रहा है भाई। कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन कोशिका में जैसे पहुंचता है, तो वहां जो ग्लूकोज के अणु हैं उनके साथ वो अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करने के बाद बनता है ऊर्जा, जो एटीपी के रूप में जमा हो जाता है, और जो बच जाते हैं अवशेष कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग हीमोग्लोबिन द्वारा उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। यही कोशिकीय श्वसन है। कोशिका के अंदर इतनी काम ना होता है जी, पूरा श्वसन की बात नहीं है, यहां से गया है वहां तक, उस सब की चर्चा हमारा ना कर रहा है। कह रहा है कोशिकीय श्वसन में, तो कोशिका में जो श्वसन होता है कैसे होता है, तो हमने बताया था कि अभी कोशिका में क्या पहुंचा सबसे पहले? ऑक्सीजन। लिखेंगे जैसे ही कोशिका के भीतर ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जमा हो जाती है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह हीमोग्लोबिन द्वारा अभिक्रिया करके उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग कोशिकीय श्वसन। किसी को डाउट? मुझे यह आशा और उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा कि हमने कुछ सीखा। अगर आपने सीखा है तो आप पर एक कर्ज बन गया है। क्या कर्ज बन गया है? और उस कर्ज का भरपाई तो आप ही करेंगे। कैसे करेंगे? तो झट से एक लाइक बटन है और साथ में शेयर बटन है। अपने ग्रुप में जाइए, देखिए वहां पर बहुत सारे ग्रुप बने होंगे आपके व्हाट्सएप में, उसमें किसी में एक को शेयर कर दीजिए। बाकी हमारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी उत्साह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतने ही।
कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अभी तक देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।